गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को राम राम, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 19 है। तो आइए आज के प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। एक बार सब लोग जुड़ जाएंगे और मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि मेरी जो साउंड है आपको क्लियर आ रही है या थोड़ी सी कोई मिसमैच है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19। और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मैं बहुत दमदार, यानी कि आप रेलवे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो इस क्लास को डेली लेना, मिस मत करना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो आइए आज का जो प्रैक्टिस सेट है हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये रेलवे, अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम क्रैक करने हैं ना तो साइंस बहुत ज़रूरी है। साइंस है तो रेलवे है, आप ये समझ लीजिए कि साइंस है तो रेलवे है और साइंस नहीं है तो रेलवे नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि साइंस को पढ़ना मत छोड़ना, क्योंकि अगर साइंस को आपने पढ़ना छोड़ दिया ना तो समझ लीजिए रेलवे की नौकरी से बहुत दूर हैं आप रीजनिंग में अच्छे नंबर ला सकते हो, मैथ में ला सकते हो, लेकिन साइंस ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो कम समय में अच्छे नंबर ला सकते हो। यानी टाइम मैनेज भी होता है साइंस से। जैसे जीएस का पोर्शन होता है ना, जिसमें जीएस ज़्यादा आता है तो आप जीएस 5 मिनट में करके बाकी का टाइम जो है आप मैथ में लगा लेते हो। तो वैसे ही क्या होता है रेलवे के एग्जाम्स में कि अगर आपकी साइंस अच्छी है, क्योंकि जीएस ज़्यादा आती नहीं है इसमें और साइंस ज़्यादा आती है। जैसे टेक्नीशियन में 40 नंबर की साइंस आ रही है, जीएस और करंट अफेयर्स में 10 नंबर की। समझ में आ रही नहीं? ऐसी ग्रुप डी में 25 नंबर की साइंस आती है, रेलवे ग्रुप डी में। आरपीएफ में भी काफ़ी अच्छी संख्या में साइंस देखने को मिल रही है। तो क्या होता है कि उसमें आप टाइम बचा लेते हो और बाकी का जो टाइम होता है वो रीजनिंग और मैथ को दे पाते हो और वहाँ आप अपना पूरा एफर्ट लगा पाते हो। तो आज के क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 1 नंबर आपका फंसने के पूरे चांसेस है। निम्नलिखित में से कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि, यानी कि एक्सोक्राइन बोलते हैं इसको, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक होती है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन बोलते हैं अंतःस्रावी, इसको बोलेंगे एक्सोक्राइन। ये क्योंकि बहिस्रावी पूछ रहा है यकृत, अग्नाशय ग्रंथियां या पीयूष ग्रंथि या फिर स्तन ग्रंथि। तो मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझना। आप लोगों ने देख लिया होगा, इसका आंसर भी आप लोगों ने बता दिया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो हमारी ग्रंथि होती है ना, ग्रंथि, ये वाली जो ग्रंथि होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं या 3 प्रकार की होती हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, और एक होती है हमारी अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि। इतनी बात समझ गए? एक होती है हमारी मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। मैं आपको सारी लिखवा देता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं सारी लिखवा देता हूं। देखो, एक आपने देखा होगा आशु ग्रंथि, आशु ग्रंथि। लेकिन इससे पहले ना आप एक चीज और समझ लो। क्या समझ लो? कि ये वाली जो ग्रंथि होती है ना, ये रस और एंजाइम बनाती हैं। क्योंकि आपको जब यही नहीं पता होगा, क्योंकि पूछ लेता है एग्जाम में कि बहिस्रावी ग्रंथि क्या बनाती हैं, रस और एंजाइम बनाती हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती हैं ये क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं हार्मोन का निर्माण करती हैं। भाई आपके बॉडी में अगर अंतःस्रावी ग्रंथि है तो हार्मोन का निर्माण करती हैं। कैसा? हार्मोन्स का। और जो मिश्रित ग्रंथि हैं वो क्या करती हैं, वो हार्मोन भी बनाती हैं और वो रस भी बनाती हैं और साथ में क्या है, वो एंजाइम भी बनाती हैं, एंजाइम भी बनाती हैं। तो जो ग्रंथि हमारा रस, हार्मोन और एंजाइम तीनों बनाए उसे हम बोलेंगे मिश्रित ग्रंथि बोलेंगे। और जो ग्रंथि हमारी बॉडी में जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं वो हार्मोन्स का निर्माण करती हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। और जो ग्रंथि हमारी क्या करती है, हमारी बॉडी में रस और एंजाइम का निर्माण करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। तो बहिस्रावी ग्रंथि यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होती कौन कौन सी है ये तो पता होना चाहिए। तो नंबर 2 में आप लिखेंगे, इसमें नंबर 2 में लिखेंगे आप यकृत ग्रंथि। यकृत क्या लिखेंगे नंबर 2 में? यकृत ग्रंथि। एक आपने नाम सुना होगा जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। एक आपने नाम सुना होगा लार ग्रंथि, लार। एक आपने नाम सुना होगा पसीना ग्रंथि, ठीक है। एक आपने सुना होगा आंतीय ग्रंथि, आंतीय ग्रंथि। तो ये आपने नाम सुने होंगे, आशु ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लार ग्रंथि और पसीना ग्रंथि, आंतीय ग्रंथि। एक होती है स्तन ग्रंथि, एक और लिख लेंगे इसमें स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि।
ध्यान रखेंगे। तो स्तन ग्रंथि, आंत्य ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, आंसू ग्रंथि, ये सारी की सारी जो ग्रंथि हैं ये रस और एंजाइम का निर्माण करती हैं हमारी बॉडी में, और इन्हें बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। लेकिन आपसे पूछता है कि भाई आप लोग बताइए हमें कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे, थैलेमस, थैलेमस ग्रंथि, थैलेमस ग्रंथि। नंबर 2 लिखेंगे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नंबर 3 लिखेंगे थायराइड ग्रंथि, थायराइड। नंबर 4 लिखेंगे पैराथायराइड, पैराथायराइड, थायराइड, पैराथायराइड, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। आपने नाम सुना होगा पीयूष ग्रंथि का, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। आपने नाम सुना होगा अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि में इसमें लिखना भूल गया हूं, तो इसमें भी आप लिख लेंगे आगे नंबर डाल के अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो मैं क्यों लिखवा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते रहे ना। थैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। बात समझ में आ रही है? एक हमारी होती है प्रजनन ग्रंथि, 7 नंबर में लिख लेंगे यहाँ पे, 7 नंबर में प्रजनन, प्रजनन ग्रंथि। तो प्रजनन ग्रंथि। और हमारी जो मिश्रित ग्रंथि होती है ये होती है अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था, मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि हमारी ग्रंथि जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है आंसू ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लार ग्रंथि, प्रांतीय आंतीय ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और प्रजनन ग्रंथि। ठीक है, और मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? एकमात्र हमारी मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्नाशय ग्रंथि हमारी क्या है, एकमात्र हमारी कैसी है, मिश्रित ग्रंथि है। तो मिश्रित ग्रंथि की बात जरूर ध्यान रखेंगे, ये हार्मोन और एंजाइम और रस तीनों बनाती है, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। तो आपसे पूछा था कि बाह्यस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, बाह्यस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी नहीं है? तो बाह्यस्रावी क्या यकृत है, अग्नाशय है, पीयूष ग्रंथि है, नहीं है। पीयूष ग्रंथि क्या होती है हमारी, ये होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, ये हार्मोन का निर्माण करती है। और स्तन ग्रंथि मेमरी ग्लैंड जिसे बोलते हैं, ये हमारी क्या है, ये मेमरी ग्लैंड हमारी क्या है भाई, ये महिलाओं में पाई जाती है, ये हमारी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि, सॉरी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। पहले का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो किसी कॉपी में लिख लेना, मैंने सारी ग्रंथियां आपको करा दी हैं, जो आपकी बॉडी में ग्रंथियां होती हैं वो सारी की सारी इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने कराने की कोशिश की है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। श्वास नली, श्वास नली अवरुद्ध हो जाती है, जो हमारी श्वास नली होती है ना वो अवरुद्ध हो जाती है, या उसमें क्या कहते हैं, जाम लग जाता है, ये समझ सकते हो, जिससे अस्थमा नामक रोग हो जाता है। तो वह किसके कारण होता है? क्या प्रोटोजोआ के कारण होता है, क्या जीवाणु के कारण होता है, क्या कवक के कारण होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। जल्दी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अवरुद्ध हो जाती है, जो अस्थमा नामक बीमारी होती है ना, ये अस्थमा नामक बीमारी होती है कवक के कारण। किसके कारण होती है? कवक के कारण। तो कवक के कारण होने वाली जो बीमारियां हैं वो आपको पता होना चाहिए, कवक के कारण कौन कौन सी बीमारियां आपकी होती हैं। आपने देखा होगा दाद हो जाती है ना आपको, दाद। आपने देखा होगा खाज हो जाती है ना, खाज, जिसे हम खुजली बोलते हैं, खुजली, है ना। आपने एक नाम सुना होगा अस्थमा, अस्थमा हमने बता ही दिया अभी, ठीक है। और एक आपने सुना होगा गंजापन, गंजापन। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या होते हैं, एथलीट फुट, धावक फुट रोग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई इसको? धावक फुट रोग। धावक फुट रोग का मतलब ये होता है, जो एथलीट होते हैं ना, जब वो बहुत तंग शूज पहन लेते हैं या शूज को बहुत कस के बांध लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनके पैर जो है ना सूज जाते हैं, छाले से पड़ जाते हैं, ये मोटे हो जाते हैं। तो वो धावक फुट रोग या गंजापन या अस्थमा या खुजली, दांत, खाज, ये सारे की सारी जो बीमारियां हैं ये हमारी किससे होती हैं? कवक से होती हैं। किससे होती हैं? कवक से। इंपॉर्टेंट है बहुत, ये ध्यान रखेंगे। क्या होती हैं?
कवक से होती हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कवक का जो अध्ययन होता है ना, अध्ययन, कवक का जो अध्ययन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ये बताना है। और साथ ही साथ में ये भी बताना आप कि जो हमारा शैवाल होते हैं ना, शैवाल उनका अध्ययन भी क्या कहलाता है। ये दोनों आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, प्रोटोजोआ से आप ध्यान रखेंगे, प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। प्रोटोजोआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोआ से आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। एक होती है हमारी मलेरिया, क्या होती है, मलेरिया। नंबर दूसरा होता है एक निंद्राकारी रोग होता है, क्या होता है, निंद्राकारी रोग। एक होता है, आपने नाम सुना होगा डायरिया, आपने नाम सुना होगा पायरिया। एक आपने नाम सुना होगा हाथी पांव रोग। तो ध्यान रखेंगे, मलेरिया, निद्राकारी, डायरिया, पायरिया, हाथी पांव रोग, ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं ये प्रोटोजोआ से होती हैं। अगर मलेरिया की बात करें ना, मलेरिया का यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो रोगजनक होता है ना, रोगजनक होता है इसका, ये ध्यान रखेंगे, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और इसका जो वाहक होता है ना, ध्यान रखेंगे, मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो इसका जो रोगजनक होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, और जो मलेरिया का जो वाहक होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि आपसे क्या पूछा है, अस्थमा नामक रोग हो जाता है। तो अस्थमा नामक रोग किससे हो जाता है, कवक के कारण आपका क्या है, अस्थमा नामक हो जाता है। समझ में आया नहीं आया? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और इसका निम्नलिखित में से क्षार धातुओं का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से क्षार धातु आपको पता होना चाहिए जिनकी संयोजकता 1 होती है, और एक होते हैं हमारे आवर्त सारणी में क्षारीय मृदा धातु जिनकी संयोजकता 2 होती है, जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्षार धातु कहते हैं। तो पहचानो इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसके बाहरी कोश में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहचानो। देखो ध्यान रखना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्या रहता है, एक होता है क्षार धातु, क्या होता है, एक क्षार धातु, और एक होता है हमारा क्षारीय, क्या होता है, क्षारीय मृदा धातु। इन दोनों में क्या होता है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इनको मैं बता देता हूं, ध्यान रखेंगे। आपने सुना होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हमारे सारे के सारे कैसे हैं, ये क्षार धातु हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, इनकी, तो आप नाम सुना होगा बेरिलियम। क्या है भाई, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और ये होता है हमारा, क्या होता है, कैल्शियम ले लेंगे, और क्या बोलते हैं, रेडान ले लेंगे, और सीजियम ले लेंगे, सीजियम नहीं है, स्टांसियम है, स्टांसियम हो गया, और एक हो गया हमारा रेडान हो गया, क्या हो गया, बेरिलियम, बेरिलियम। तो मेरे पास में आवर्त सारणी लगी हुई है तो मैंने वहां से ये टिप लिए। तो ध्यान रखेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, रेडान ये सबसे नीचे होता है, यहाँ पर रेडान ले लेंगे, स्टांसियम ले लेंगे, बेरिलियम ले लेंगे। तो बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, रेडान, स्टांसियम, बेरियम, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है ना, इनकी अगर हम बात करें, तो इनकी जो संयोजकता होती है ना, ध्यान रखेंगे, इनकी जो संयोजकता होती है, इनकी संयोजकता +2 होती है। लेकिन अगर हम बात करें इनकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, +1 होती है। क्यों? क्योंकि लिथियम का कितना है, 3, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 1 करोगे। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, इसका करोगे तो 2 8 क्या करोगे, 1 करोगे। इसी प्रकार पोटेशियम क्या होता है, 19 होता है, इसको आप करोगे 2 कितना हो जाएगा, 8 10, और 8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और रूबियम का कितना होता है, रूबियम का होता है शायद 37 होता है,
37। तो रूबियम का कितना होता है 37, टिप लेते हैं अभी, कन्फ्यूजन। रूबियम का 37 होता है, बिल्कुल सही बात। और सीजियम का कितना होता है 55 होता है। और इसका फ्रांसियम का कितना होता है 87 होता है। तो अगर 87 इसको आप लिखोगे तो क्या लिखोगे 2 8 8 और ये हो जाएगा 18 और कोमा 1 हो जाएगा। तो इन आप लोग देख पा रहे होगे कि इनके जो बाहरी कोष हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से बेरिलियम का जो होता है हमारा कितना होता है 4 होता है। तो इसको आप कैसे लिखोगे 2,2। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जो क्षार धातुएं होती हैं, पहले तो आप पहचान लीजिए कि क्षार धातुएं इन्हें कहते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम। आगे बात ध्यान रखेंगे कि क्षारीय मृदा धातु कौन सी होती है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, रेडॉन, स्ट्रांसियम, बेरियम। तो ये सारी की सारी हमारी क्षारीय मृदा धातु हैं। इनके जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 होते हैं और इनके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 होते हैं। इनकी संयोजकता कितनी होती है, इनकी जो संयोजकता होती है, इनकी संयोजकता कितनी होती है भाई, इनकी संयोजकता 1 होती है। और इनकी संयोजकता कितनी होती है, इनकी संयोजकता 2 होती है। बात समझ में आई नहीं आई। तो आपसे पूछा था क्षार धातु का चयन कीजिए। तो क्षार धातु का आपको चयन करना है। तो क्षार धातु हमारी कौन सी हो जाएगी, क्षार धातु हो जाएगी क्या कैल्शियम होगी, नहीं। ये कैल्शियम कैसी है क्षारीय मृदा धातु है। क्या मैग्नीशियम हमारी ये भी क्षारीय मृदा धातु है। सोडियम, हाँ ये सोडियम बात सही है। सोडियम कैसी है हमारी, सोडियम हमारी देखो ये है गई सोडियम। तो सोडियम क्या है हमारी क्षारीय धातु है। कैसी है क्षारीय धातु। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि विल्सन रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरीके से लगा दो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके से अपनी कॉपी में लगा दो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं अगर आपको ना इसकी पीडीएफ चाहिए ना, अगर आपको नहीं पता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाना है आपको और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जैसे ही क्लास पढ़ती है इस क्लास की जो पीडीएफ होती है उस टेलीग्राम चैनल पे आपको सुबह 8 बजे मिल जाती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। आपको सुबह 8 बजे इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। वहां से आप क्या है रिवीजन कर सकते हो। एग्जाम टाइम में क्या होता है पीडीएफ हमारे पास होती है तो अच्छे से रिवीजन कर ले जाते हैं। तो कम से कम अपनी क्षमता ये बनाओ कि 5-6 हज़ार क्वेश्चन लगा के जाओ आप, ठीक है नहीं। आइए तो विल्सन रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण, पारा के कारण, तांबा के कारण, आर्सेनिक के कारण। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक होता है हमारे पास इटाई रोग, इटाई रोग। एक हमारे पास होता है इटाई रोग। एक होता है हमारे पास मिनी माता, नाम सुना होगा मिनी माता रोग। आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इसके बारे में आप हमें बताओ। एक आपने सुना होगा ब्लैक फुट रोग, नाम सुना है, अभी हमने बताया था ब्लैक फुट रोग। एक होता है इसी के नाम से हूबहू मिलता जुलता होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम ये होता है, ध्यान रखेंगे। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, मिनीमाटा हो गया, इटाई रोग हो गया। एक आपने नाम सुना होगा घेंगा रोग। क्या होता है घेंगा, या जिसे बोलते हैं घेंगा, या इसे बोलते हैं गाई राइटर या गाइटर बोलते हैं, गाई राइटर नहीं गाइटर बोलते हैं। और एक होता है हमारा गलगंड रोग, गलगंड रोग, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा एक गाइटर होता है। क्या होता है ये गाइटर रोग, गाइटर, ठीक है। और एक आपने नाम सुना होगा, 7वां नाम सुना होगा, जो क्या बोलते हैं आर्सेनिक से होता है। तो आर्सेनिक से तो ध्यान रखेंगे क्या होता है। एक होता है डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस। तो ये मैंने कुछ ऐसे रोग लिखवा दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में सीधे सीधे आपके क्या है पूछे जाएंगे। तो इटाई रोग आपको पता है, ये मिनी माता रोग क्या है कैडमियम के कारण फैलता है। किसके भाई, कैडमियम के कारण। किसके भाई, कैडमियम के कारण। बताने की कोशिश करो ना। मिनी माता रोग किससे फैलता है भाई, ये मिनी माता पारा यानी कि मरकरी। तो मरकरी के कारण कौन सा रोग फैलता है, मिनी माता रोग। ब्लैक फुट रोग ये ध्यान रखेंगे किससे होता है, ये आर्सेनिक। किससे भाई, आर्सेनिक के कारण। आपसे पूछेगा ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रोजन युक्त पदार्थ खाने में, तो आप लिख देंगे नाइट्रेट से। किससे भाई, नाइट्रेट से। ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ खाने से आपका क्या हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ लेगा कि डर्मेटाइटिस ये क्या होता है, निकिल के कारण क्या होता है हमारा
डर्मेटाइटिस रोग होता है। तो कैडमियम पता चल गया, पारा, तावा, ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं। लेकिन तावा से एक रोग हमें होता है जो पता होना चाहिए, कौन सा होता है? बिल्सन रोग। बिल्सन रोग ही रह गया। देखो हमारा बिल्सन रोग किससे होता है? हमारा ये बिल्सन रोग किससे होता है? ये होता है हमारा तावा के कारण, कॉपर के कारण। किसके कारण भाई? Cu के कारण। तो कॉपर के कारण ध्यान रखेंगे हमारा कौन सा रोग होता है? बिल्सन रोग कॉपर के कारण होता है। कैडमियम के कारण इटाइटाई, पारा के कारण मिनीमाता और आर्सेनिक के कारण क्या होता है? ब्लैक फुट रोग। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? सी आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था कि मैक्सवेल, जॉन रिटर, रोंटगन, हेनरी बैकुलर, इनमें से कौन से हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाई वैद्युत चुंबकीय तरंगे के बारे में किसने बताया था, बताइए। बताइए। तो देखो एक बात ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से कि जो हमारी पास वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ना, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसी को हम बोल देते हैं अयांत्रिक तरंगे। क्या बोलते थे? अयांत्रिक तरंगे, यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव ध्यान रखेंगे, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है भाई? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, ये निर्वात में चल सकती हैं। निर्वात में कितने से चलती हैं ये? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से। भाई अब इसके बारे में जो खोज की थी, वो खोज की थी हमारी किसने भाई? वो खोज की थी हमारी मैक्सवेल ने। किसने भाई? मैक्सवेल ने इसकी क्या करी थी? खोज करी थी। तो मैक्सवेल ने ही बताया था कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? निर्वात में चल सकती हैं। यानी कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं सारी की सारी निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि सारी की सारी जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो क्या है? एक समान वेग से चलती हैं। निर्वातों में एक समान वेग से चलती हैं। लेकिन किसी दिए हुए माध्यम में क्या होता है? सूक्ष्म तरंगें सबसे तेज और गामा किरणें सबसे कम चलती हैं। अब समझोगे आप ये सर जी सूक्ष्म तरंगें और गामा किरणें कहां से आ गई? तो ध्यान रखेंगे जो हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती है ना, वैद्युत चुंबकीय तरंगें ये हमारी क्या होती हैं? ये 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। तो कौन कौन सी होती हैं? ध्यान से समझेंगे। एक होती है हमारे पास रेडियो तरंगे, ध्यान रखेंगे। नंबर 2 होती है हमारे पास सूक्ष्म तरंगे। क्या होती हैं? सूक्ष्म तरंगे। तीसरी होती है हमारे पास अवरक्त तरंगे, नाम सुना होगा अवरक्त। और चौथी आपने देखी होंगी दृश्य तरंगे। क्या है? दृश्य तरंगे। और 5वीं देखी होंगी आपने परावैंगनी किरणें। क्या है? परावैंगनी किरणें, जिन्हें बोलते हैं हम यूवी। क्या बोलते हैं इनको? यूवी रेस। आपने नाम सुना होगा एक्सरेस। क्या नाम सुना होगा? एक्सरेस। और आपने 7वां नाम सुना होगा गामा रेस। तो मैंने क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। और ये 7 प्रकार की जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, जब इनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है चलने के लिए, तो ये किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये निर्वात में भी चल सकती हैं। और जब निर्वात में चल सकती हैं तो आपसे पूछे दृश्य प्रकाश, जैसा आपने देखा होगा निर्वात में प्रकाश की चाल देखी है भाई, आपने नाम सुना होगा। मेरी बात को गौर से समझना कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आज तक आपने केवल यही पढ़ा होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन मैं आपसे क्या बता रहा हूं कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं ये 7 प्रकार की होती हैं। रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त तरंगें, दृश्य तरंगें, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं? निर्वात में इसी चाल से चलती हैं। यह कह सकते हैं कि निर्वात में समान चाल से चलती हैं। और अगर किसी कोई माध्यम दे रखा
देखा है तो उसमें सबसे अधिक चाल रेडियो तरंगों की होगी और सबसे कम गामा किरणों की होगी। बात समझ में आ रही है मेरी? अगर कोई माध्यम दिया है, अगर किसी पार्टिकुलर माध्यम में है ये, तो सबसे ज्यादा चाल रेडियो तरंगों की होगी और सबसे कम गामा किरणों की होगी। लेकिन अगर ये निर्वात में है तरंगे, तो निर्वात में सातों की सातों एक समान चाल से चलती हैं। और एक समान चाल कौन सी है हमारी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन बात करता है हमसे कि इसकी खोज किसने की थी, तो हटर्ज ने क्या करी थी, याद रख लेंगे, हटर्ज ने रेडियो तरंगे की खोज करी थी। कहीं कहीं दूसरे नंबर पर मार्कोनी का नाम भी आ जाता है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो जगदीश चंद्र बोस ने पहला नाम आता है ये, और दूसरा नाम आता है मार्कोनी। क्या है भाई? मार्कोनी। तो मार्कोनी ने ये दूसरा नाम आता है निकलकर कि भाई सूक्ष्म तरंगों की खोज या तो मार्कोनी दे रखा होगा या जगदीश चंद्र बोस दे रखा होगा। अगर हम अवरक्त किरणों की बात करें तो ये खोज करी थी हर्सेल ने। किसने की थी? हर्सेल ने। अगर दृश्य प्रकाश की बात करें तो ये बताया था आपसे सबसे पहले कि न्यूटन ने बताया था कि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है वो 7 रंगों में मिलकर बना होता है। बात समझ आ रही है? अगर हम पराबैंगनी किरणों की बात करें तो इसकी बताई थी रीटन ने। जॉन रीटन ने अल्ट्रावायलेट रेस की खोज करी थी। अगर हम एक्सरे की खोज करें तो रोंटजन ने। किसने भाई? रोंटजन ने। लेकिन हम बात करें गामा किरणों की खोज, तो गामा किरणों की खोज करी थी बैकुरल ने, हेनरी बैकुरल ने। किसने भाई? हेनरी बैकुरल ने। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं पूरा विजिबल है या नहीं है। आपको पूरा विजिबल है तो ध्यान रखेंगे, रेडियो तरंगों की खोज हटर्ज ने, सूक्ष्म तरंगों की खोज जगदीश चंद्र बोस ने, अवरक्त तरंगों की खोज हर्सेल ने, दृश्य की न्यूटन ने, पराबैंगनी की रीटन ने और एक्सरे की रोंटजन ने और गामा किरणों की बैकुरल ने। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमसे पूछा था कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो हैं उसकी खोज किसने करी थी? ये सर्वप्रथम किसने बताया था? सर्वप्रथम बताया था रोंटजन ने बताया था, रोंटजन ने। तो 5 में का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये समझ लो मैंने इतनी काम की बातें बताई हैं आपको कि बिल्कुल ऐसे समझ लो कि बिल्कुल जैसे घी होता है ना, घी, तो मेरे हर क्वेश्चन में क्या है? घी है। हर क्वेश्चन में क्या है? मेरे घी छिपा हुआ है। अब आप ये समझ लो, मट्ठा लोगे या घी लोगे वो आप लोग समझ लो। मैं तो प्योर घी दे रहा हूं, पूरे इत्मीनान से लेके चल रहा हूं। मैंने बता दिया है कि आरपीएफ का एग्जाम आपका अभी नहीं है, दिसंबर के आसपास, दिसंबर से 1 दिन पहले या दिसंबर के 10 दिन बाद में आपका परीक्षा होगी। तो 5 से 6 महीने आपके पास, ठीक है। और ग्रुप डी का भी अभी नहीं है, केवल एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम पहले होंगे बस। तो वो लोग तेजी से तैयारी करेंगे और आरपीएफ ग्रुप डी वाले आराम से चलेंगे। तैयारी डे बाई डे करते रहना, निरंतर तैयारी रखोगे तो एक दिन आपका ऐसा आएगा कि आपकी साइंस बहुत बेहतरीन करा दूंगा मैं आपको, ठीक है नहीं। अवरक्त तरंगों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अभी मैंने बता दिया आप लोगों को कि भाई न्यूटन ने क्या बताया था? न्यूटन ने बताया कि क्या बताया था? दृश्य प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? दृश्य प्रकाश के बारे में, कि भाई सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो 7 रंगों में मिलकर बना होता है। जो आपने देखा होगा ना, बिब ग्योर, क्या देखा होगा? बिब ग्योर, बिब ग्योर, बिब ग्योर का नाम सुना होगा, बिब ग्योर। तो लाल रंग सबसे ऊपर, भाई लाल रंग सबसे ऊपर और बैंगनी रंग सबसे नीचे, बैंगनी रंग सबसे नीचे। तो इन दोनों के बारे में जो बताया था कि भाई लाल रंग की तरंगे ये तो बात की बातें हो गई सारी। तो 7 रंगों में जो मिलके बना होता है प्रकाश, ये न्यूटन ने बताया था सबसे पहले। या हम ये कह सकते हैं कि जो दृश्य प्रकाश है इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज न्यूटन ने करी थी। आप ये समझ गए होगे पूरी तरीके से कि जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश की सूरत एक किरण आती है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। ये सबसे पहले बताया था न्यूटन साहब ने बताया था कि जो दृश्य प्रकाश है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और 7 रंग कौन कौन से बताए उन्होंने? कि बिब्ग्योर, बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये बात ध्यान रखेंगे। और ये बात भी आप जब बात आई गई है तो यहां तक पहुंची है तो ये बात वो ध्यान रखना, इसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, इसकी जो चाल होती है इसकी चाल भी ज्यादा होती है। लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे कि इसका जो अपवर्तनांक होता है ना, अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक कैसा होता है? कम होता है। इसके रंग का जो प्रकीर्णन होता है ना, प्रकीर्णन लाल रंग का, ये प्रकीर्णन भी क्या होता है? कम होता है। इसका जो विचलन होता है ना, विचलन, इसका जो विचलन होता है ये भी क्या होता है? कम होता है। बात समझ में आ रही है? तो अपवर्तनांक कम, प्रकीर्णन कम, विचलन कम, तरंग दैर्घ्य ज्यादा और प्रकाश की चाल ज्यादा लाल रंग की। तो ये यहां से क्या है? क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। तो ये पूरा का पूरा खेला कहां आता है? ये न्यूटन साहब पे आके रुकता है। बात समझ आ रही है? और हटर्ज ने क्या बताया था? अभी हमने बताया कि हटर्ज का और दोनों इनका जो नाम आएगा ना, दोनों का, इन दोनों का या तो आएगा रेड दे रखा होगा रेडियो तरंगे, दे रखा होगा रेडियो तरंगे, या फिर दे रखा होगा सूक्ष्म तरंगे। क्या दे रखा होगा? सूक्ष्म तरंगे। तो दोनों के ये उपनाम निकल के आते हैं। हर्सेल ने बता दिया मैंने कि किसकी खोज करी थी? अवरक्त किरणों की,
अवरक्त तरंगों की खोज किसने करी थी? हर्शेल ने करी थी। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अभी हमने समझाया है राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जस्ट अभी बताया है राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है कि साधारण बातचीत में ध्वनि की प्रबलता कितनी होनी चाहिए? 0 डेसिबल, 15 से 20 डेसिमल, या 30 डेसिमल, या 30 से 40 डेसिमल। तो देखो लाउडनेस जो होता है ना, लाउडनेस यानी कि प्रबलता, ये हमारी आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। जो हमारी प्रबलता है ना, प्रबलता, ये लाउडनेस, ये हमारी जो प्रबलता है, प्रबलता, मेरी बात को ध्यान से समझना, प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ये करती है आयाम पर। या ये कह सकते हैं कि आयाम के सीधे क्या होती है? ये समानुपाती होती है। यानी कि आप ये समझ लिए आयाम ज़्यादा होगा, आयाम अगर आपका ज़्यादा होगा तो आपका क्या हो जाएगा? आपकी जो ध्वनि में प्रबलता है ना, प्रबलता, वो भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। यानी कि ये मान लीजिए अगर आपका आयाम कैसा है, यदि आपका आयाम कैसा है? कम है, तो आपकी जो ध्वनि में प्रबलता होगी ना, वो कैसी होगी? वो भी कम होगी। मैं समझाना क्या चाहता हूं कि आप मान लीजिए मैं तो बोल रहा हूं कि भाई बन, तो मेरा बन, मैंने शब्द को ज़्यादा नहीं खींचा, उसका आयाम एम्पलीट्यूड कम है, लेकिन मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 6, तो ये इनके मैंने आयाम बढ़ा दिए हैं। लेकिन मैं ऐसे बोल दूं 1 2 3 4 5, तो इनके आयाम कम हैं। तो जब आयाम कम है इनकी, तो इनकी प्रबलता भी तो कम है ना। प्रबलता क्या है? लाउडनेस। कोई ध्वनि कितनी लाउडली बोली जा रही है। तो मैंने बोला ना, देखो जैसे मैं आयाम बढ़ाऊं अपनी ध्वनि का, मैंने पहले आयाम कम करके बोलते, फिर से रिपीट करके दिखाता हूं आपको। बन, आयाम कम है, मैं बोला हूं बन, तो आयाम खींचा मैंने, तो ध्वनि कैसी लगी आपको? लाउडली सुनाई दे रही है, नहीं रही है? मैं बोल रहा हूं 2, तो आपको मेरी जो ध्वनि है वो कैसी सुनाई दे रही है? लाउडली सुनाई दे रही है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता था कि जो प्रबलता है वो आयाम पर निर्भर करती है। क्वेश्चन आता है आपसे ध्वनि वाले चैप्टर का है, भौतिक विज्ञान का, कि प्रबलता किस पर निर्भर करती है? क्या आवृत्ति पर या आयाम पर? तो आप कहोगे कि जो प्रबलता है वो आयाम पर निर्भर करती है। जितना अधिक आयाम होगा उतना अधिक आपकी क्या होगी? प्रबलता होगी। तो एक बात ध्यान रखना, जो 0 डेसिबल है ना, ये न्यूनतम सुनने योग्य ध्वनि है। न्यूनतम सुनने योग्य क्या है? ये न्यूनतम सुनने योग्य है। यानी कि 0 डेसिमल की साउंड आप कम से कम जो साउंड का जो प्रबलता है, उसका जो मात्रक है, भाई इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक जो होता है, ध्यान रखेंगे, इसका मात्रक होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। इसको हम डीवी से डिनोट करते हैं। डी होता है स्मॉल और बी होता है कैपिटल। तो प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। तो हम क्या कह रहे हैं भाई कि 0 डेसिमल की जो ध्वनि होती है वो सुनने योग्य न्यूनतम होती है। लेकिन 15 से 20 की क्या होती है? 15 से 20 डेसिमल की ये होती है फुसफुसाहट की। फुसफुसाहट। तो फुसफुसाहट की ध्वनि क्या होती है? 15 से 20 डेसिमल की होती है। ये होती है अच्छी नींद की। आप अच्छी नींद निकाल रहे हो, तो आप अच्छी नींद जब निकालते हो तो सामान्यतः आप 30 डेसिमल की ध्वनि निकालते हो। लेकिन जब बात करते हैं सामान्य बातचीत की, तो 30 से 40 डेसिमल की जो ध्वनि होती है, तो ये क्या होती है हमारी? ये सामान्य बातचीत की होती है, सामान्य बातचीत की। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भाई शोर शराबे की कितनी होती है, तो शोर की लिख लेंगे 85 डेसिमल। शोर की क्या होती है? 85 डेसिमल। अगर कान का पर्दा फट जाए तो उस प्रकार की ध्वनि कितनी होती है? लगभग 120 डेसिमल। अगर आपसे पूछ ले जेट विमान की ध्यान रखेंगे, तो जेट विमान की कितनी होती है? 140 डेसिमल। तो जेट विमान में आपने देखा होगा, जब पायलट बैठते हैं तो कानों में कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा के बैठते हैं, ताकि उनको जो जेट विमान की ध्वनि ज़्यादा सुनाई ना दे और उनके कानों पे कोई इफेक्ट ना पड़े, और वो अपने जो सर्वर से जो मैसेज आते हैं उनको सुन पाएँ और उनको सुनकर रिप्लाई दे पाएँ। तो उसके लिए क्या होता है, जेट विमान की जो ध्वनि मानी गई है वो 140 डेसिमल मानी गई है। इसीलिए वो कान पर अपना एक इंस्ट्रूमेंट लगा कर रखते हैं, जिससे उनकी कानों की सुरक्षा हो पाए। तो हमसे पूछा था कि साधारण बातचीत में आप लोग कितनी डेसिबल तक की ध्वनि का क्या यूज करते हो? तो ध्यान रखेंगे 30 से 40 डेसिमल। 30 से 40 डेसिमल। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रबलता क्या होती है और साधारण बातचीत में हम कितनी ध्वनि नॉर्मली हम यूज करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, 30 से 40 डेसिमल आप लोग यूज करते हो। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बताएंगे किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक पृष्ठ व व्यक्ति के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? क्या 15 मिलीमीटर या
17.15 मीटर या 23 मीटर या 0.1 मीटर। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जो हमारी प्रतिध्वनि होती है ना, प्रतिध्वनि क्या होती है, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं इको। क्या बोलते हैं, इको। तो इको के लिए एक बात ध्यान रखोगे आप लोग, क्या ध्यान रखोगे, ये जो नियम करता है ना, जो प्रतिध्वनि है, ये परावर्तन के नियम पर कार्य करती है। किसके नियम पर, ये परावर्तन के नियम पर कार्य करती है। और जो क्या बोलते हैं, न्यूनतम दूरी होनी चाहिए ना, न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे 17.15 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम बात पूछें अंतराल कितने का होना चाहिए, तो अंतराल होना चाहिए 1/10 सेकंड का या 0.1 सेकंड का। बात समझ आ रही नहीं है। हमारे कान पे जो प्रभाव रहता है ना, प्रभाव, कोई शब्द हम बोलते हैं तो उसका प्रभाव भी 1/10 सेकंड तक रहता है, ये हम कह सकते हैं 0.1 सेकंड तक। अभी आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जब बोलते हो ना, जब आपको कोई अपनी प्रतिध्वनि, आप, मैं बोल रहा हूँ हेलो बोल रहा हूँ, तो मुझे हेलो सुनाई देने के लिए जो मेरे और परावर्तक के बीच की दूरी जो होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे 17.15 मीटर। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो कोई पहाड़ है मेरे सामने, मैं आपको हेलो बोलूं, जैसे आपने देखा होगा ना, पहाड़ियों पे जाते हैं, कुछ पहाड़ियां ऐसी होती हैं कि अपना नाम बोलोगे तो आप उस उधर से उसका नाम आएगा जिससे आपकी शादी होने वाली होती है। ये ऐसी भी पहाड़ियां होती हैं कि आप अपना नाम बोलोगे तो आपका नाम 10 बार रिपीट होगा उधर से। तो वो क्या होती है, आपकी इको होती है। तो इको जो होती है वो परावर्तन के नियम पर कार्य करती है। परावर्तन के नियम क्या होते हैं हमारे, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है, परावर्तन की परिभाषा बता रहा हूं, तो वापस टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन की परिभाषा बोलते हैं। परावर्तन के नियम क्या होते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब और अपरावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये नियम हो गए। तो मैंने क्या बताया कि जो प्रतिध्वनि होती है वो परावर्तन के नियम पर कार्य करती है, यानी कि टकराकर वापस आती है। ई को आप तभी सुन पाओगे जब किसी परावर्तक तल से टकराकर वापस आ जाए। तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, मान लीजिए परावर्तक तल और आपके बीच की अगर दूरी 17 के आसपास है, यानी कि 17 मीटर या 16.5 हो चल जाती है, वो अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ध्वनि की चाल मानी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये न्यूनतम दूरी निकाली गई है। ठीक है नहीं, तो कम से कम इसके 1 मीटर ऊपर या नीचे है तो आप क्या है, अपनी ई को सुन पाएंगे। ई जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शन में दे रखा हो, 16.5 भी मिलता है, ठीक है, कहीं कहीं 17 भी मिलेगा, तो आपको सुनना होगा। लेकिन मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूं कि अगर आप ई को सुनना चाहते हो, अपनी प्रतिध्वनि सुनना चाहते हो, तो परावर्तक तल और आपके बीच की दूरी लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। अब बात आती है कि भाई अंतराल क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी अपना शब्द बोल रहा हूं, मेरे होठ चल रहे हैं, तो इनके बीच में 1/10 सेकंड का अंतराल होता है। यानी कि मैंने बोला बन, तो ये बन जो बोला, तो मैं अगर मैं अगला टू बोलूं तो उससे पहले क्या होना चाहिए, 1/10 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। अगर मैंने इससे पहले टू बोल दिया तो आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आपके कानों तक पन का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। तो 1/10 सेकंड का रहता है, इसलिए हम कहते हैं किसी भी शब्द को ठीक से सुनने के लिए उन शब्दों के बीच में 1/10 सेकंड का क्या होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 मैं बोल रहा हूं, आप अच्छे से सुन पा रहे हो, क्योंकि मैंने क्या बोला, हर शब्द के बीच में मैंने 1/10 सेकंड का गैप रखा। लेकिन मैं 1 सेकंड में बोल दूं 1 2 3 4 5, तो लगभग 1.5 सेकंड में मैंने 6-7 शब्द बोल दिए, आप नहीं सुन पाए ना अच्छे से। वही अगर मैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, तो बात समझ में आ रही है। तो अंतराल कितना होना चाहिए किसी शब्द को सही सुनने के लिए, 1/10 सेकंड का होना चाहिए। और ध्वनि का जो प्रभाव रहता है हमारे कान पर, जो ध्वनि का प्रभाव रहता है हमारे कान पर, वो 1/10 सेकंड तक रहता है, या हम ये कह सकते हैं कि 0.1 सेकंड तक रहता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो हमसे यही पूछा था कि किसी व्यक्ति को अपनी क्या है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक पृष्ठ से और एवं व्यक्ति के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, तो न्यूनतम दूरी होगी 17.15 मीटर होगी। बात समझ में आ रही है नहीं है। तो मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको हर क्वेश्चन में घी दिया जाए, तो हर क्वेश्चन में मैं घी देने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के सामने मैं क्लास लाता हूं। तो प्लीज़ इतनी रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो तभी हम क्या है, हमें लगेगा कि हाँ, हमें यही हमारी एनर्जी होती है रियलिटी में। आइए, जल की स्थायी कठोरता को किस विधि से दूर किया जा सकता है। तो देखो, जल में क्या होता है, ध्यान रखेंगे, जल में 2 प्रकार की कठोरता होती है। क्या जल को उबालकर, क्या जल को छानकर, क्या परम्यूटेड विधि द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जल में कठोरता जो होती है ना, आप लोग ध्यान रखना, जल में कठोरता,
तो जल में कठोरता कितनी होती है? जल में कठोरता दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारे पास, ध्यान रखेंगे, इस स्थायी कठोरता। क्या होती है? स्थायी कठोरता। और एक होती है हमारे पास अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता, ठीक है। अगर आप इस अस्थायी कठोरता को दूर करना चाहते हो, लेकिन पहले देखेंगे अस्थायी कठोरता, अगर आप इसको दूर करोगे ना तो इसको क्या है? जल को उबालकर, जल को उबालकर उबालकर आप क्या कर सकते हो? जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हो। लेकिन जब स्थायी कठोरता है, अस्थायी तो आपने उबालकर दूर कर दी, लेकिन जो स्थायी है, परमानेंट हार्डनेस है, जल में पूरी तरीके से आ गई है, तो उसको आप क्या करोगे? इसके लिए कोई विधियां हैं। नंबर पहली है परम्यूटेड विधि। क्या है भाई? परम्यूटेड विधि। आप परम्यूटेड विधि से क्या कर सकते हो? आप जल की स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हो। नंबर 2 में लिखोगे आप क्लार्क विधि। ये भी आपसे पूछ लेगा तो मैं इसलिए बता देता हूं, क्लार्क विधि। अगर आपसे परम्यूटेड विधि नहीं पूछेगा तो आपसे क्लार्क विधि पूछेगा, या ये भी नहीं पूछेगा तो आपसे पूछेगा जियोलाइट। क्या पूछेगा? जियोलाइट, जियोलाइट विधि, ठीक है। आपसे ये भी नहीं पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा सीधी सीधी आसवन विधि। क्या है भाई? आसवन विधि। तो इसमें क्या है, हम इनसे क्या होता है, हम जल की स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। अब परम्यूटेड विधि में हम क्या मिलाते हैं? तो परम्यूटेड विधि में मिलाते हैं हम एल्यूमिनियम। क्या मिलाते हैं? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्या मिलाते हैं भाई? इसमें पूछ लेता है कि जल में क्या मिलाया जाए कि जल की स्थायी कठोरता दूर हो जाए, एल्युमिनियम सिलिकेट मिला दिया जाए, तो इस विधि को क्या कहते हैं? परम्यूटेड विधि कहते हैं। लेकिन आपने क्या है, आपने बुझा हुआ चूना मिला दिया। क्या भाई? बुझा चूना। अगर आपने बुझा चूना जल में मिला दिया तो उस विधि को हम क्या कहते हैं? क्लार्क विधि कहते हैं। तो क्लार्क विधि में जल में बुझा चूना मिलाकर आप उसको क्या है, जल की स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हो। और जियोलाइट, जियोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, धावन सोडा। क्या है भाई? धावन सोडा मिलाकर, या हम इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर Na2CO3 सॉरी, तो सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा मिलाकर आप क्या कर सकते हो? जियोलाइट विधि के द्वारा आप क्या कर सकते हो? जल की स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। और आसवन विधि, ठीक है नहीं। तो ये जल में कठोरता की कुछ विधियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ध्यान रखेंगे, जल में जो कठोरता आती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों की वजह से जल में क्या है, कठोरता आ जाती है। अगर आप जल की कठोरता को दूर करना चाहते हो तो अगर अस्थायी कठोरता है तो उसको आप उबालकर दूर भगा सकते हो, लेकिन स्थायी कठोरता को परम्यूटेड विधि, क्लार्क विधि, जियोलाइट विधि, आसवन विधि से आप प्रयोग मतलब भगा सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर। सी आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कि परम्यूटेड विधि के द्वारा यानी कि जल में एल्युमिनियम सिलिकेट को मिलाकर आप जल की स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है? वाहनों में अग्रदीपों में हेडलाइट, जो आगे हेडलाइट लगी होती है ना, जो रास्ता दिखाने के लिए, एक गाड़ी में साइड लाइट होती है, तो किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो ध्यान रखेंगे, जैसे गाड़ी ड्राइवर चलाता होता है तो सामने जो होती है ना, सामने वाली जो लाइट होती है हेडलाइट, तो उसमें होता है अवतल दर्पण। और जो गाड़ी के साइड में लगी होती है मिरर के रूप में पीछे की तरफ देखने के लिए, तो उसमें लगा होता है उत्तल दर्पण। तो मैं ध्यान रखेंगे, दो दर्पण है, एक है हमारे पास उत्तल और एक है अवतल। तो मैं दोनों को ही बता देता हूं। एक है हमारे पास अवतल दर्पण, क्योंकि इसके प्रयोग पूछे जाते हैं, और एक है हमारे पास उत्तल, एक है हमारे पास उत्तल दर्पण। बात समझ में आ रही है? इसको हम बोलते हैं अभिसारी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं इसको? अभिसारी। और इसको क्या बोलते हैं? अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी बोलते हैं। लेकिन बात करें इनके प्रयोगों के बारे में बात कर लें, क्योंकि इनके प्रयोग आपसे पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा चिकित्सक के रूप में दंत चिकित्सक, तो दंत चिकित्सक किसका प्रयोग करते हैं? दंत चिकित्सक, दंत चिकित्सक। नंबर 2 लिखेंगे हजामती दर्पण में। नंबर 3 लिखेंगे नाक, कान, गला विशेषज्ञ, इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 4 लिखेंगे, आपने देखा होगा गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, तो लिखेंगे गाड़ी की हेडलाइट में, तो गाड़ी की हेडलाइट में, नाक कान में, हजामती दर्पण में, दंत चिकित्सक में हम किसका प्रयोग करते हैं? हम करते हैं भाई अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम, और एक आपने देखा होगा डिसेंटिना,
जो होता है ना डिश एंटीना, डिश एंटीना, तो डिश एंटीना में भी क्या होता है, प्रकाश आता है और आके किसी एक जगह इकट्ठा करता है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है, इकट्ठा करता है, क्या करता है, इकट्ठा करता है, और ये प्रकाश को क्या करता है, ये प्रकाश को फैलाता है और प्रकाश को फैलाता है। इसीलिए इसका प्रयोग क्या करते हैं, गलियों में, क्या करते हैं भाई, गलियों में, स्ट्रीट लाइट में, गलियों में, स्ट्रीट लाइट में, या आपने देखा होगा एटीएम में, किसमें भाई, एटीएम में, या फिर आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पर, या आपने देखा होगा मोड़ों पर, मोड़ों पर, मोड़ों पर, मोड़ों पर, यानी कि जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़, पहाड़, तो जब पहाड़ों पर गाड़ी जाती है, एक गाड़ी उधर से आ रही होती है और एक गाड़ी इधर से आ रही होती है, तो एक दूसरे को पता चल जाता है, बीच में लगे होते हैं कि हाँ भाई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो मोड़ों पर यानी कि पहाड़ों में, मोड़ों पर, मेट्रो स्टेशन में, एटीएम पर, गलियों की स्ट्रीट लाइट में, और गाड़ियों की साइड मिरर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, गाड़ियों की, लिख लेंगे, गाड़ियों की साइड लाइट में, गाड़ियों की साइड लाइट में। तो गाड़ियों की साइड लाइट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेंगे। ये वाला जो है, ये वाला, ये गाड़ियों की साइड लाइट में, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो है गाड़ियों की हेडलाइट में, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। इसमें पूछा जाता है ये वाला उत्तल दर्पण का प्रयोग क्या होता है भाई, गलियों की स्ट्रीट लाइट में, और हजामती दर्पण में, दंत चिकित्सक में, नाक कान गला रोग में, डिश एंटीना में। बात समझ में आ रही है। तो आपसे पूछा है वाहनों के अग्रदीपों में या हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं, हम करते हैं साहब अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भैया, हम करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल क्या है, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से एग्जाम में कि बताओ ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये कौन से दर्पण का एग्जाम्पल है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए और आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये आप लोगों के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। समझो मेरी बात। वायु दाब कौन नापता है, वायु दाब, हवा का जो दाब होता है, ऊपरी हवा का जो दाब होता है वो एनीमीटर, एनएमओ एमीमीटर नापता है। एमीटर क्या नापता है, ये विद्युत धारा नापता है। टेकोमीटर क्या नापता है, देखो वायु दाब जो नापता है, ध्यान रखेंगे, ये बैरोमीटर नापता है। क्या नापता है, बैरोमीटर नापता है। और जो टेकोमीटर होता है ना, ये घूर्णन, क्या है, घूर्णन करती वस्तु, यानी कि शाफ्ट, शाफ्ट की गति, शाफ्ट की गति, जैसे कोई गोलाकार गति होती है, घूर्णन करती गति होती है, या कोई शाफ्ट हुई या कोई धुरी हुई, तो उसकी जब हमें स्पीड मेजर करनी होती है तो टेकोमीटर करता है। और जो वायु दाब मापा जाता है वो बैरोमीटर नापता है। और पायरोमीटर हमारा क्या नापता है, उच्च दाब मापता है, उच्च तापमान। जैसे कोई भी दूर स्थित कोई वस्तु है और उसका हमें तापमान नापना है तो आप पायरोमीटर का यूज करते हैं, पायरोमीटर का आप यूज कर सकते हैं टेम्परेचर नापने के लिए। तो आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित हमारा ये वाला नहीं है, ये वाला हमारा गलत है। टेकोमीटर क्या नापेगा, घूर्णन गति या शाफ्ट गति या धुरी की गति नापेंगे। और दाब का अंतर जो कौन नापता है, वो बैरोमीटर नापता है। ये दोनों ही गलत है। यही आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे ये कहता है कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस धातु का, क्लोरीन का, ओजोन का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। ओजोन तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, ठीक है। ओजोन परत तो हमारा क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है का एक समूह जो है ना, तो वो क्या कर रही है, अल्ट्रावायलेट रेस से क्या हमारी रक्षा कर रही है। और ओजोन परत क्या कर रही है, अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी क्या कर रही है, सुरक्षा कर रही है। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नहीं हो जाएगा। जब ये आंसर नहीं हो जाएगा तो ध्यान रखेंगे क्लोरीन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा नगर पालिका का जो पानी आता है टंकी का, उसमें क्या है, खुशबू सी आती है। तो जो खुशबू सी आती है वो क्लोरीन गैस की होती है। तो क्लोरीन गैस का हम प्रयोग क्या करते हैं, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए। निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है, वायरस से बताना है आपको, विषाणु जनित। तो इसमें बताना है हैजा, बिल्कुल सही बात है। हैजा हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड भी हमारा किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया किससे होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। और ये किससे होता है, ये वायरस से होता है। ये किससे होता है, एड्स हमारा, ये वायरस से होता है। ये किससे होता है, ये जीवाणु से होता है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्या हो जाएगा, जीवाणु से होता है। तो जीवाणु जनित, सॉरी सही है। तो विषाणु जनित पूछा है ना हमसे, तो वायरस से पूछा है, तो वायरस से हमारा क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। आपने नाम सुना होगा इन्फ्लुएंजा के जो कैटेगरी के रोग होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ, स्वाइन फ्लू हुआ,
या बर्ड फ्लू हुआ, या मान लीजिए चेचक हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, या ये मान लीजिए चेचक हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, या बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारी क्या है, जैसे एड्स हो गया, तो हमारी ये किससे फैलती हैं, ये हमारी वायरस से फैलती हैं। बात समझ में आई? तो ये सारी की सारी किससे वो फैलती हैं, ये वायरस से फैलती हैं, ध्यान रखेंगे। हैजा हुआ, अब अगर हम जीवाणु की बात कर लें तो टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, या मान लीजिए प्लेग हो गया, ये मान लीजिए टेटनेस हो गया, ये डिप्थीरिया हो गया, ये सारी की सारी हमें किससे होती हैं, ये हमारी जीवाणु से फैलती हैं। प्रोटोजोआ से हमने बता दिया है, मलेरिया हुआ, ये मान लीजिए गंजापन, कालाजार हो गया, डायरिया हो गया, पायरिया हो गया, ये निंद्राकारी रोग हो गया, हाथी पाँव रोग हो गया, तो ये सब प्रोटोजोआ से फैलती हैं। अगर कवक से हम बात करें तो कवक से आपने देखा होगा कि जैसे मान लो गंजापन हुआ, या क्या बोलते हैं, गंजापन हो गया, धावक फुट रोग होता है हमारा, धावक फुट रोग जिसे बोलते हैं, एथलीट फुट रोग, तो ये भी कालाजार हो गया, तो ये भी हमारा किससे फैलता है, क्या बोलते हैं, कवक से। गंजापन हो गया, और जैसे कि मान लो अस्थमा हो गया, तो ये सब कवक से फैलते हैं हमारे, ठीक है नहीं। तो ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एड्स से फैलता है हमारा कौन, विषाणु जनित रोग। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, दो पदार्थ है ए और बी। भाई दो पदार्थ है हमारे पास ए और बी, ये इसने कहा है कि दो पदार्थ हैं ए और बी, उनके जो द्रव्यमान है, यानी कि इसका जो द्रव्यमान है वो भी हमारा m है, और इसका जो द्रव्यमान है वो भी क्या है, हमारा m है, यानी कि समान है। उनके जो वेग हैं, पहले का जो वेग दे रखा है वो 2v दे रखा है, और दूसरे का जो वेग दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5v दे रखा है, 5v दे रखा है, ठीक है। और उनकी जो गतिज ऊर्जा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के अनुपात पूछा है आपसे, इसका K1 हो जाएगा और इसका K2 हो जाएगा। बात समझ में आई है? आपको पता होना चाहिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। क्या होती है, 1/2 mv²। तो आपसे क्या है, इनके अनुपात पूछे हैं तो आप अनुपात निकाल दोगे। क्या निकालोगे, K1/K2 बराबर हो जाएगा, K1 क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 1/2 mv², अपॉन में क्या लिखेंगे, 1/2 mp²। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा आप लोगों के पास क्या बचेगा कि m1, और m1 का मान कितना है आपको पता है, m है, और b1 का मान कितना है, ये आपके पास 2b का होल स्क्वायर, अपॉन क्या हो जाएगा m2 का मान कितना है m, और b2 का मान कितना है आपका है 5v का होल स्क्वायर। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझदार हो कि इस m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये अंदर b² से b² अंदर कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 2 दूनी 4, और नीचे क्या बचेगा 5 पंजे 25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 25 आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी K1 अनुपात K2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 अनुपात 25, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सी हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और ऐसे क्वेश्चन है जो आगे भी आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो मैं ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में लाता हूं। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है, आप लोग मुझे बताना है कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है, क्या 2.4 के, या 24 के, या 0.024 के, या 0.24 के। आप ये लोग मुझे बताएंगे। आपको पता होना चाहिए 1.87 क्या होता है, 1.186 करके होता है, 1.167, ये मान लो इतना कुछ करके होता है, मैं मिस कर रहा हूँ इसे, 1.8 करके होता है, और ये होता है हमारे पास जूल, और ये बराबर होता है 1 कैलोरी के, 1 कैलोरी के। तो 1 कैलोरी के होता है, हमें चाहिए 1 जूल, हमें चाहिए 1 जूल, तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/1.8 कितना हो जाएगा, 6-7 मान लो, चलो वो थोड़ी सी मैं बोल रहा हूँ, इसके आगे के अंक मिस हो रहे हैं, 7 कैलोरी, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा देख लेना। तो जैसे ही आप इसे भाग करोगे, तो जैसे ही इसको आप भाग करोगे, तो भाग करने का तरीका क्या है, आप इसके पॉइंट उड़ाओगे और 3 जीरो आप लगा दोगे। लेकिन जब नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो आप जीरो लगाओगे और पॉइंट लगाओगे, और आप 1 जीरो और बढ़ा दोगे, तो 18 हो गया हमारे पास। तो 18 की अगर आप मान लो 2 से करोगे, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, नहीं 18 दूनी 36 हो जाएगा। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, बहुत तगड़ी गलती हो गई है, माफ़ी चाहता हूँ, बहुत तगड़ी गलती हुई है कि ये यहाँ पे क्या 4-8 है, ये गलत बोल दिया है मैंने, फिर से मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। क्या है हमारे पास ये है कि जो 4.187 जो जूल होता है
वो 1 कैलोरी के बराबर होता है। किसके होता है? 1 कैलोरी के बराबर होता है। अगर आप 1 जूल निकालोगे ना, 1 जूल, तो 1 जूल निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/4 1 7 क्या हो जाएगा? ये कैलोरी बन जाएगा। आपको कैलोरी तो चाहिए, कैलोरी में आंसर चाहिए, तो आप क्या करोगे? इसका पॉइंट उड़ाओगे तो 3 जीरो आ जाएंगे, लेकिन आप क्या करोगे? 1 पॉइंट और लगा लोगे, इससे भाग नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 जीरो और बढ़ा लेंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा। तो हम इसे आगे अगर हम लेना चाहें 4 जाएगा दशमलव के 2 स्थानों तक, तो 0.24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.24। अगर मान लीजिए आप आगे भी डिवाइड नहीं करते तो आप क्या करते? 0.2 आएगा। तो 0.2 आएगा, तो 0.2 देख लीजिए, क्या ये होगा? ये नहीं होगा। क्या ये होगा? क्या ये नहीं होगा? ये नहीं होगा। 0.02 ये नहीं होगा। ये आंसर आपको बिना किए मिल रहा है। तो जैसे ही आपने एक बार भाग किया, 4 दूनी 8, 8000 हो गया ना अप्रॉक्स में, तो आपको एकदम ऑप्शन क्या? आपको तो आंसर चुनना है ना, आपको कोई एग्जैक्ट थोड़ी ना लाना है। तो माफी चाहता हूं उसके लिए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिस हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कि -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा फ़ारेनहाइट के। तो आप नोट करके लिख लेंगे। क्या नोट करके लिख लेंगे? कि -40 डिग्री मतलब 40 डिग्री तापमान पर माइनस के फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के जो पैमाने पर जो पैमाना होता है, जो स्केल होता है, वो आपस में बराबर होता है। मेरी बात कहने का मतलब ये, आपने सुना होगा सेल्सियस बटे, बहुत ध्यान से समझना, सेल्सियस बटे 100 बराबर होता है F माइनस के 32 अपॉन में क्या होता है? 180। अगर आपको दे रखा है सेल्सियस का मान कितना दे रखा है? 40, तो आप इसमें रखोगे तो -40 अपॉन के कितना हो जाएगा? 100 बराबर कितना हो जाएगा? F माइनस के 32। F का मान तो पूछा है ना फ़ारेनहाइट में, अपॉन 180, अपॉन क्या हो जाएगा? 180। तो आप जैसे इसे कट कर लोगे, तो इसे कट करोगे, माफ़ी चाहता हूँ, ये 180 नहीं है, यहाँ पे ये 100 है। कितना है ये? 100। तो जैसे ही आप इसे कट करोगे, जैसे क्या होता है? सेल्सियस बटे 100 और F माइनस 32 बटे 180। तो इसे काटोगे तो 20 से ये 9 बार चला जाएगा, और 20 पंजे 100, और फिर इस 5 से काटोगे तो ये कितनी बार चला जाएगा? 8 बार, और इसकी आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 72, और ये बराबर कितने हो जाएगा? F माइनस के क्या हो जाएगा? 32। और जैसे ही इसे आप सॉल्व करोगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 72 प्लस के 32। तो F का मान कितना आ जाएगा? F का मान आ जाएगा माइनस के 40, माइनस के 40, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो F का मान यानी कि फ़ारेनहाइट का मान कितना आया? 40, और सेल्सियस का मान कितना था? 40। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 40 डिग्री मतलब -40 डिग्री -40 तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के जो पैमाने होते हैं, जो स्केल होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि 40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस -40 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। -40 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है वो -40 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की तरफ। क्लास काफ़ी लेंथी हो चुकी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इत्मीनान से जुड़े रहना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेके आता हूं, और हर क्वेश्चन क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खगोलीय पदार्थों को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ये आप लोगों को बताना है। सूक्ष्मदर्शी का, टेलीस्कोप का, या आवर्धक लेंस का, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सब लोग जानते हैं ना इसका प्रयोग करते हैं, ना इसका प्रयोग करते हैं, ना इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो किसका प्रयोग करते हैं? सर जी हम करते हैं दूरबीन का। बहुत अच्छे से आपने इसके बारे में पढ़ा है, 7th क्लास में और 8th क्लास में पढ़ा है कि जो खगोलीय पदार्थ देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दूरबीन का प्रयोग करते हैं। खगोलीय पदार्थ देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दूरबीन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश वैद्युत यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल बदलता है। जो प्रकाश वैद्युत सेल है वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है? नहीं, ये तो भाई हमारा डायनामो करता है ना। जो क्या करता है भाई? ये करता है डायनामो। बात करते हैं ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में? ये नहीं। क्या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में? ये बात सही है। क्या प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में? तो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में ये तो नहीं, प्रकाश ऊर्जा पहले रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, उसके बाद वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। यानी कि प्रकाश ऊर्जा को, माफी चाहता हूं, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल, यानी कि प्रकाश विद्युत सेल। तो 18 का क्या हो जाएगा? सी आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 19 का आप ध्यान रखेंगे कि लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है।
भाई लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग बहुत अच्छे से समझदार हो कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। यानी रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते। भाई लोहे पर जंग लग गई, लोहे की ऊपरी परत खराब हो गई, क्या वापस उसको लोहा बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। लेकिन आपने मान लीजिए बर्फ पिघला दिया, तो जब बर्फ पिघल के पानी बन गया, तो जब पानी बन गया उसको दोबारा से आप बर्फ बना सकते हो। तो ऐसे परिवर्तन जिनको आप प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हो तो वो कहलाते हैं हमारे भौतिक परिवर्तन, और जिन्हें हम क्या है प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते हैं वो कहलाते हैं हमारे रासायनिक परिवर्तन। तो पहले कुछ भौतिक परिवर्तन हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। भौतिक परिवर्तन कौन कौन से हैं उनको आप अच्छे से लिख लेना। सबसे पहले आप लिखेंगे मोम का पिघलना। मोम का पिघलना, भाई मोम का पिघलना, ये बात ध्यान रखेंगे। नंबर 2 लिखेंगे कपूर का ऊर्ध्वपातन। कपूर का ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। नंबर 3 लिखेंगे जल का, क्या लिखेंगे? जल का जमना, जल का जमना। चौथा लिख लेंगे बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। नंबर 5वां लिखेंगे पानी का गर्म होना, पानी का गर्म होना। ठीक है। नंबर 6 लिखेंगे बल्ब का जलना, बल्ब का जलना। ठीक है। आप ध्यान रखेंगे कागज का फटना, कागज का फटना। तो कागज का फटना कैसा उदाहरण है? ये भी हमारा कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, कपूर का ऊर्ध्वपातन, जल का जमना, बर्फ का पिघलना, पानी का गर्म होना, या बल्ब का जलना, कागज का फटना, ये सारे के सारे कैसे परिवर्तन है? ये सारे के सारे भौतिक परिवर्तन है। लेकिन हमसे बात करता है रासायनिक परिवर्तन की, क्योंकि सबसे ज्यादा रासायनिक परिवर्तन ही पूछे जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, रासायनिक परिवर्तन आपके कौन कौन से हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोम का जलना या मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। वैसे ही कपूर का जलना। ठीक है। आप देखेंगे भोजन का पचना। आपने सुना होगा लोहे पर जंग लगना। ठीक है। आपने देखा होगा फलों का पकना। किसका भाई? फलों का पकना। जब एक बार फल पक गया तो आप क्या दोबारा से उसको कच्चा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आपने देखा होगा कांच का टूटना यानी कि बल्ब का टूटना, कांच का टूटना यानी कि बल्ब का टूटना, यहाँ बल्ब लिख लेना। और साथ में ध्यान रखेंगे ये मान लीजिए जैसे हमने कागज का फटना बताया था, तो कागज का गलना। ठीक है। और उसके साथ ही आप ध्यान रख लेंगे एक लास्ट है हमारे पास, क्या है लास्ट? जैसे मान लीजिए भोजन का पचना हो गया, कागज का कपूर का जलना हो गया, लोहे पर जंग लगना, फलों का पकना हो गया, कांच का पकना हो गया। जैसे कोई भी चीज़ टूट जाती है तो वो भी हमारा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। उसको वापस हम उस फॉर्म में, कुछ चीज़ों का क्या है रिसाइकिल हो जाता है, लेकिन जिनका रिसाइकिल नहीं हो पाता है उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारे क्या होंगे? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है। न्यूटन की खोज किसने की थी ये आप लोगों को बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों के लिए क्या है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आपको सारा बताना है कि भाई कमेंट बॉक्स में बताना है कि न्यूटन की खोज किसने की थी, न्यूटन की खोज किसने करी थी, प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, नाभिक की खोज किसने करी थी, नाभिक की खोज। आपको बताना परमाणु की खोज किसने करी थी, परमाणु की खोज। तो ये आपको क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में ये बतानी है। ये 4 सवाल हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। न्यूटन की खोज, प्रोटॉन की खोज, नाभिक की खोज, परमाणु की खोज। ठीक है नहीं? आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को से हम विदा लेते हैं। नमस्कार साथियों। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा जरूर करोगे। तो थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, काफ़ी लंबी क्लास होती है। आप सभी को राम राम।